एक समय की बात है। एक सम्राट जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, उसे अपने 3 पुत्रों में से किसी एक को अगला सम्राट नियुक्त करना था। लेकिन सम्राट के सामने समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके तीनों पुत्र बल, बुद्धि और राजनीति में एक से बढ़कर एक थे। वो ये फैसला नहीं ले पा रहा था कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। वो पिछले कई महीनों से इसी सोच में था कि किसी तरीके से उसे ये पता चल जाए कि इनमें से सबसे अच्छा सम्राट कौन बन सकता है, कौन है जो इसके साम्राज्य को और धनवान समृद्ध बना सकता है। उसने कई बार अलग अलग तरीकों से अपने बेटों की परीक्षा लेने का प्रयास किया, उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछे, लेकिन हर बार तीनों ही राजकुमार सम्राट की नज़रों में एक समान योग्यता वाले सिद्ध होते। सम्राट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसी समय सम्राट के महल में एक फकीर भिक्षा मांगने आता है। क्योंकि फकीर दोपहर में भिक्षा मांगने आया था, इसलिए सम्राट आग्रह करता है कि आज का भोजन वो उसके महल में करे। उसके बाद वो भिक्षा लेकर वहाँ से जा सकते हैं। फकीर सम्राट की बात मान लेता है और दोनों भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में बैठ जाते हैं। जब वो भोजन कर रहे थे तो फकीर साम्राज्य के मुख पर उठ रहे चिंता के भाव को देखकर ये अनुमान लगा लेता है कि जरूर राजा किसी परेशानी में है। भोजन करने के पश्चात जब सम्राट और फकीर एक कक्ष में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो फकीर ने सम्राट से पूछ ही लिया, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी बड़ी उलझन में हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे अपनी चिंता साझा कर सकते हैं। सम्राट ने कहा, चिंता बस इसी बात की है कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। मेरे तीनों पुत्र किसी भी प्रकार से एक दूसरे से कम नहीं हैं। तीनों एक से बढ़कर एक हैं। समझ नहीं आता कि किसके हाथों में साम्राज्य सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ये सुन उस बूढ़े फकीर ने हंसते हुए कहा, इस समस्या का समाधान तो बहुत ही सरल है। फिर उस फकीर ने सम्राट को एक तरकीब बताई जो सम्राट को बहुत ही पसंद आई। इसके बाद उस फकीर ने सम्राट से जाने की आज्ञा ली और महल से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक सुबह सम्राट ने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन तीनों को गेहूं से भरा एक एक बोरा देते हुए कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। लौटने का समय निश्चित नहीं है। हो सकता है कि 2-3 साल भी लग जाएं, लेकिन जब मैं लौटूं तो तुम लोगों को ये गेहूं सुरक्षित लौटाना है। एक भी दाना इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सम्राट तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। पिता के जाते ही सबसे बड़ा पुत्र उस गेहूं के बोरे को तिजोरी के अंदर बंद कर देता है और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा देता है, इस उम्मीद से कि जब पिता वापस आएंगे तो उन्हें यह गेहूं का बोरा सुरक्षित लौटा दूंगा। दूसरा पुत्र सोचता है कि गेहूं को तिजोरी में रखना मूर्खता होगी। क्या पता कितना समय लग जाए पिताजी को वापस आने में, तब तक गेहूं में कीड़े लग सकते हैं, वो सड़कर मिट्टी भी बन सकता है। यही सब सोचकर उसने उस गेहूं को महल में पड़ी एक खाली जमीन पर फेंकवा दिया, ये सोचकर कि इससे इतनी तो फसल हो ही जाएगी कि पिताजी को एक बोरा गेहूं वापस कर दूंगा। लेकिन वो कोई किसान तो था नहीं, उसे खेती की समझ तो थी नहीं। उसने गेहूं को ऐसे फेंका था जैसे कोई किसान कभी नहीं फेंकता। उसने गेहूं फेंकने से पहले ना तो ज़मीन की जांच की थी कि ज़मीन बंजर है या उपजाऊ, ना तो उसने ज़मीन जुतवाई थी, ना ही उसमें से खरपतवार हटवाए थे, और ना ही ज़मीन को किसी भी प्रकार से तैयार किया था फसल होने के लिए। बस भगवान भरोसे फेंक दिया कि जब भगवान इतने सारे फालतू पौधों को उगा देता है तो मेरे गेहूं के पौधे तो उगा ही देगा। सबसे छोटे बेटे ने सोचा कि गेहूं को तिजोरी में रखना पूर्णतः मूर्खता होगी। पिताजी के वापस लौटने तक उनका सड़कर मिट्टी बन जाना तो निश्चित ही है, और गेहूं को ऐसे किसी ज़मीन पर फेंक देना भी जोखिम लेने जैसा है। इसीलिए उसने एक निर्णय लिया। वो एक किसान के पास गया। उसने किसान की मदद से एक उपजाऊ वाला खेत ढूंढा। उसने उसमें से खरपतवार हटवाए, उसे जुतवाकर अच्छे से तैयार करवाया और फिर उसमें बीज बोए। साथ ही समय समय पर उसमें खाद और पानी भी दिए। 3 साल बाद जब पिता वापस आए तो सबसे बड़े बेटे ने तिजोरी खोलकर दिखाया। वहाँ मिट्टी के ढेर के अलावा और कुछ नहीं था। पिता ने क्रोधित होते हुए कहा, मैंने तुम्हें जीवित दाने दिए थे जिसमें असीम संभावना थी, जो विकसित होकर इन 3 सालों में सैकड़ों गुना हो सकती थी, लेकिन तुमने उन जीवित दानों को मिट्टी कर दिया। जो जिंदा थे उन्हें भी मार दिया। जो विकास की संभावना थी वो सब तुमने नष्ट कर दिया। भला मैं तुम्हारे हाथों में राज्य देकर क्या करूँगा? तुम कुछ ही वर्षों में उनका भी यही हाल कर दोगे। सम्राट ने दूसरे पुत्र से पूछा, गेहूं के दाने कहाँ हैं? वो सम्राट को उस बंजर जमीन पर ले गया जहाँ उसने दाने फेंक दिए थे, लेकिन वहाँ तो गेहूं का एक भी पौधा नहीं था। वहाँ तो बस कुछ खरपतवार और कांटेदार पौधे जमे हुए थे। दाने फेंकने के बाद पिछले 3 सालों में वो राजकुमार वहाँ दोबारा देखने भी न आया था। पिता ने पूछा, कहाँ है गेहूं के पेड़?
पुत्र ने कहा, मैंने तो यहीं बोए थे, पता नहीं कहाँ गए। सम्राट ने पूछा, गेहूं बोने से पहले जमीन की जांच की थी? जमीन को बीज बोने लायक तैयार किया था? बेटे ने शर्मिंदा होते हुए कहा, नहीं, मैंने सोचा जब जमीन पर इतने सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास फूस बिना बोए पैदा होते रहते हैं और बिना ख्याल रखे इतने बड़े हो जाते हैं, तो मेरे गेहूं के बीज तो उग ही जाएंगे और उनसे एक बोरा गेहूं तो निकल ही आएगा। सम्राट ने कहा, तू भी राज्य को संभालने के लायक नहीं है। जो इंसान बीज बोने से पहले ये भी नहीं देखता कि जमीन कैसी है और बोने के बाद 3 वर्ष तक वापस देखने भी नहीं जाता कि उसका क्या हाल है, वो इस राज्य के साथ क्या करेगा, मैं ये भी साफ साफ देख सकता हूँ। सम्राट ने अपने तीसरे बेटे से पूछा, गेहूं के दाने कहाँ हैं? वो सम्राट को एक बड़े से खेत के पास ले गया। सम्राट ने जितना गेहूं उसे दिया था उसका सैकड़ों गुना हो गया। खेत बड़ा से बड़ा होता चला गया, क्योंकि जितना भी गेहूं होता वो उसे अगले वर्ष बीज के रूप में उपयोग कर लेता। पिता देखकर हैरान रह गया। उसके सामने विशाल लहराता हुआ खेत था जिसमें जीवन था। हवाएं जिसकी सुगंध को दूर तक ले जा रही थी, सूरज की रोशनी जिस पर गिरकर चमक रही थी और जिसकी हरियाली से मन को सुकून और दिल को शांति मिल रही थी। उसकी इस झूमती फसल को देखकर पिता का दिल भी झूम उठा और वे उत्साह से चिल्लाकर बोल उठा, राज्य तो तू ही संभाल सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को नहीं संभाल सके वो इतने बड़े साम्राज्य, इतनी बड़ी संभावना को कैसे संभाल सकेंगे। और वो राज्य उस छोटे बेटे को सौंप दिया गया। दोस्तों, यहाँ वो तीनों राजकुमार दुनिया के 3 अलग अलग तरह के लोगों और उन्हें मिलने वाले गेहूं के बोरे हम सबको मिलने वाले एक समान समय के प्रतीक हैं। उन तीनों राजकुमारों की तरह ही हम सभी को भी एक समान समय मिलता है संभावनाओं को विकसित करने के लिए, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस बात को जानने का प्रयास ही नहीं करते कि अपने समय का सही और उत्तम उपयोग कैसे किया जाए। ठीक उस पहले राजकुमार की तरह जिसने जरा भी विचार और प्रयास नहीं किया गेहूं के विकास के संभावनाओं को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने का। इसी प्रकार ज़्यादातर लोग अपने समय को फालतू के कामों में लगाकर उसका सही उपयोग न करके अपने जीवन के सभी संभावनाओं को नष्ट कर लेते हैं, मिट्टी कर लेते हैं, ठीक उस तिजोरी में रखे उस गेहूं की भांति। कुछ लोग उस दूसरे राजकुमार की तरह होते हैं जो समय और अवसरों की कीमत तो समझते हैं, लेकिन कभी भी पूर्णता के साथ कर्म नहीं कर पाते। उनके हर प्रयास आधे अधूरे ही रह जाते हैं। अपनी आलस्य, असफलता का डर और काम को टालने की आदत की वजह से ये हर काम में आधा अधूरा प्रयास करते हैं और जीवन भर असफलता का मुंह देखते हैं। ये सब जानने और समझने के बाद भी कभी कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। बस कुछ ही बिरले लोग होते हैं जो उस तीसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो अपने जीवन और आने वाले समय में हर मौके का भरपूर उपयोग करते हैं। ये कर्मयोगी पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग जाते हैं। इनके मन में कोई संचय, कोई डर लंबे समय तक घर नहीं कर पाता। और यही वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें जन्म के समय जो कुछ भी मिलता है उसे ये 1000 गुना करके दुनिया को वापस लौटा जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।